पिछली क्लास का कुछ पूछना है? नो सर। सर एक बार रिकैप दे दो, पिछली क्लास में नहीं था। ठीक है, वैसे मैंने उसकी वो वीडियो भी अपलोड करनी है, बन रेडी हो गई थी, कुछ काटना था आगे पीछे से, मैं डाल दूंगा उसको भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पहले तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई को प्रूव किया था। उसके बाद हमने देखा था कि मिनिमम डिविएशन जब होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मिनिमम डिविएशन जब होती है तो ये सेंट्रल रे बेस के पैरेलल हो जाती है, डायग्राम पूरी तरह से सिमेट्रिक हो जाता है और म्यू का फॉर्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बार बार आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। उसके बाद हमने किया था अगर प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा होगा, टॉप एंगल एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, तो इस डायग्राम के पिछले वाले डायग्राम के सारे एंगल्स बहुत छोटे हो जाएंगे और ऐसे केस में हमारा डिविएशन a इंटू म्यू माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अगली क्लासेस में तो ज्यादातर केसेस में प्रिज्म वेरी स्मॉल एंगल के लिए जाएंगे, इसलिए डिविएशन यहां से आई प्लस ई माइनस ए से कैलकुलेट करने की जगह इससे कैलकुलेट किया जाएगा। अब तक हम इससे कर सकते थे। इस फार्मूला में डिविएशन के फार्मूला में आई पर डिपेंडेंस नहीं रही, ये हमने नीचे लिख लिया। ये चीज हमें याद रखना है, आज भी यूज होगा। डिविएशन इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। फिर कॉची रिलेशन डिविएशन और लेमडा में रिलेट करती है। क्योंकि सभी कलर का लेमडा अलग अलग है, इसलिए सभी कलर की डिविएशन अलग अलग हो रही है। तो जब व्हाइट लाइट में सभी कलर्स इकट्ठे जाते हैं प्रिज्म के बाद, वो अलग अलग डिविएट होते हैं और हमारे को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा डिविएशन वायलेट की होगी और सबसे कम रेड की होगी। कौन सा प्रिज्म कितना बढ़िया है ये मुझे इससे पता लगेगा कि वो डिस्पर्शन का काम कितना अच्छा कर रहा है। इट मींस कि रेड और वायलेट में कितना ज्यादा गैप है। उस गैप के लिए हमने वायलेट की डिविएशन में से रेड की डिविएशन को माइनस किया। हमने इसको कहा ये एंगुलर डिस्पर्शन होगा। और जैसा कि 2 मिनट पहले मैंने बताया, अब हर जगह पर डिविएशन में ए म्यू माइनस 1 लिखेंगे। वायलेट में भी यही पुट किया, रेड में भी पुट किया, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। इस फार्मूला में प्रिज्म का एंगल मैटर कर रहा है। तो दो प्रिज्म का, दो मटेरियल का, दो ग्लास का, दो अलग अलग कंपनीज के प्रिज्म का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो उसके लिए मुझे उनसे दो प्रिज्म मंगवाने पड़ेंगे जिनका ए सेम हो। अगर हम इस एंगुलर डिस्पर्शन को मीन कलर की डिविएशन से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो ए से इंडिपेंडेंट हो जाता है। हम इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। और लास्ट चीज जो बताई थी वो ये थी कि डिस्पर्सिव पावर में हमें म्यू की वैल्यू चाहिए वायलेट, रेड और किसी भी मीन कलर के लिए जिसको हमने एज्यूम कर रखे कि इसको मीन लेंगे। पर वायलेट कलर आइस के लिए डैमेजिंग है, हार्मफुल है, इसलिए हम वायलेट को यूज नहीं करते। और प्रिकॉशनरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिगो को भी यूज नहीं करते। तो इस फार्मूला में वायलेट की जगह हम ब्लू को यूज करते हैं, ये हमने याद किया। जब हम किसी भी लाइट को या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिज्म में से पास करेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएगी। स्क्रीन पर हमें जो भी मिलेगा, अलग अलग बैंड्स मिलेगा, हम उसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से हम उसकी पिक्चर भी खींच सकते हैं। आजकल हम जिसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आती हैं। अब स्पेक्ट्रम का अल्टीमेटली यूज क्या था? हमने अर्थ पर डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर गर्म कर कर उनसे निकलने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम्स बनाकर उनको एक डेटाबेस में फीड करके रख लिया। एक स्टार से आने वाली लाइट को प्रिज्म में से पास किया, उसका स्पेक्ट्रम बनाया, उसको स्पेक्ट्रोमीटर से बहुत फाइन डिटेल्स में जाकर एनालाइज किया और लास्ट में स्टार की उस लाइट के स्पेक्ट्रम को जब कंपेयर किया अर्थ वाले डेटाबेस से, तो जिससे वो रिजल्ट्स टैली हुए हमें पता लगा स्टार में वो मटेरियल उस टेम्परेचर पर प्रेजेंट है। ये हमारी पिछली क्लास में हुआ था। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो बाद में फिर भी पूछ सकते हो।
आज का हमारा टॉपिक है पहला, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तुम प्रिज्म का जो डायग्राम बनाते हो वो ऐसा होता है। मुझे देखकर बताओ, क्या इस डायग्राम में व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा सर है। हो रहा है। हो रहा है। लाइट की रेस इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब अगर मैं सेंट्रलाइज्ड होकर देखूं, इनके मिडल से देखूं, तो ये उसमें नहीं किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इतना डिविएशन, मीन डिविएशन हो गया है, लाइट डिविएट भी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब जब डिस्पर्शन होगा डिविएशन भी जरूर होगी। अब प्रैक्टिकली इससे एक परेशानी पैदा होने जा रही है। जब हम स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार से आने वाली लाइट को, ये सोर्स है, स्टार है, यहां से आने वाली लाइट को हम एक प्रिज्म के ऊपर गिराएंगे। फिर वो लाइट डिस्पर्स होगी और यहां पर हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको फाइन स्टडी करेंगे। ऑब्जर्व हम इधर से करेंगे। सोर्स से आने वाली लाइट का एक्सिस ये है और ऑब्जर्वेशन का एक्सिस ये है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट काफी बड़ी जगह घेरेगा। स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इतना हमें दिख रहा है कि हमें काफी कमरसम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता अगर ये और ये तीनों चीजें एक लाइन में होती। हमें चाहिए बेसिकली लाइट का डिस्पर्शन, बट अनफॉर्चुनेटली डिस्पर्शन मांगता है डिविएशन, मुड़ना भी मांगता है। क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि डिस्पर्शन तो हो जाए पर डिविएशन ना हो? देखते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। पेपर में अगर कभी इससे रिलेटेड कुछ आता तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक प्रिज्म लिया, इसके ग्लास का मटेरियल एक पर्टिकुलर वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, और इसके साथ मैंने एक और प्रिज्म लगाया, इसका ग्लास डिफरेंट है। इन दोनों के जो एंगल्स हैं, टॉप एंगल्स, वो भी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। जनरलाइज करने के लिए मैंने डिफरेंट लिया, ए एंड ए डैश। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश। कुछ बुक्स में इनके लिए क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास दो अलग अलग नाम यूज हुए हैं, तब आप ए क्राउन एंड ए फ्लिंट यूज कर सकते हो, म्यू क्राउन एंड म्यू फ्लिंट यूज कर सकते हो। डैश वाला यूज करना है, CF यूज करना है, जैसे मर्जी करना। अब होने क्या जा रहा है, यहां से एक लाइट की रे इस पर गिराई गई। अगर कुछ भी रास्ते में ना आता तो ये लाइट रे ऐसे चली जाती। अब ये लाइट रे इस प्रिज्म में डिस्पर्स हो गई। नीचे वॉयलेट है और ऊपर रेड है, और ये बीच में मीन कलर चल रहा है। दूसरे वाला प्रिज्म इसको ऑप्शन ए इधर डिस्पर्स करेगा, डिविएट करेगा, ऑप्शन बी इधर डिविएट करेगा। किधर करेगा? ए इस वे में, इस वे में, बी बी ऊपर वाली साइड जो तुम्हारी तरफ से है, तुम्हारी रेफर उधर को करेगा। तो ये वाली रे ऐसे हुई, फिर ये यहां से बाहर निकली। ये बाहर ऐसे भी निकल सकती थी, ऐसे भी निकल सकती थी। हम ये चाहते हैं कि ये बाहर कैसे निकले, उसके पैरेलल। पैरेलल। उसके पैरेलल, ताकि डिविएशन ना हो बिल्कुल भी। राइट। इसके लिए मैं छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, अभी आप सोचना, मैं भी बता रहा हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये फाइनली रेड यहां से बाहर निकल रही है और वॉयलेट यहां से, वॉयलेट यहां से और रेड यहां से। देखो प्रिज्म के बेस की तरफ वॉयलेट को रहना है, वो तभी हो पाएगा अगर ये बीच में क्रॉस कर जाती हैं। तो ये मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि चीज पॉसिबल हो पाए। अब हम चाहते हैं कि डिविएशन, हाँ जी, 0 हो, नेट
बोलो। सर पर हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि रिकम्बाइन हो जाती है इससे तो। हाँ, हमेशा रिकम्बाइन हो जाती है बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ स्लैब। बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली हैं बीच में। ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, तो क्या ये दोनों फेसेस पैरेलल हैं? नो नो सर। सर। नहीं। दूसरी बात, मान लो ये इक्वल भी होते, इन दोनों के म्यू क्राउन एंड फ्लिंट के अलग अलग हैं, यानी कि स्लैब होमोजेनस स्लैब नहीं है, इसलिए ये रिकम्बाइन नहीं होंगे। यहाँ तो दो दो रीजन हमारे पास। हम चाहते हैं कि नेट डिविएशन क्या हो, जीरो हो। इट मींस डिविएशन कॉस्ड बाय क्राउन प्लस डिविएशन कॉस्ड बाय फ्लिंट, इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए। डिविएशन का फॉर्मूला है a इंटू म्यू माइनस वन, पिछले पेज पर क्राउन की। ए क्राउन म्यू माइनस वन, क्राउन म्यू के साथ भी लिखा, ए फ्लिंट म्यू फ्लिंट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा ये स्ट्रक्चर लाइट रे को डिस्पर्स भी करेगा और साथ ही साथ बेंडिंग नहीं होगी, अनडिविएटेडली उसी डायरेक्शन में मुझे ये मिल जाएगा। इधर मेरा स्टार का होगा, ये लाइट का सोर्स होगा, और सामने मेरा माइक्रोस्कोप लगा होगा जिससे मैं उसको देख सकूंगा। इंस्ट्रूमेंट सीधा एक ट्यूब की तरह बन जाएगा, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा फैला हुआ। ओनली दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। इस कंडीशन में कितने वेरिएबल हैं? 4। चार। क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, इन दोनों के प्रिज्म्स के एंगल्स और उनके अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। हम एक फैक्ट्री में जाते हैं जहां प्रिज्म्स बनते हैं। वहां पर एक रूम ये है और एक रूम ये है। इस रूम के ऊपर लिखा हुआ है ऑल प्रिज्म्स ऑफ क्राउन ग्लास, ऑल प्रिज्म्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। क्योंकि सारे क्राउन के हैं तो उन्होंने साथ में हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी कि इन सारे क्राउन ग्लास वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.42। जो भी होगा, ये नहीं कि याद कर लो आप इसको, एक वैल्यू दी हुई थी। इस रूम में प्रेजेंट सभी फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 1.48। हमारी इक्वेशन क्या थी? ए क्राउन म्यू क्राउन माइनस वन, ए फ्लिंट म्यू फ्लिंट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आपको इन चार वेरिएबल में से दो वेरिएबल का रिजल्ट मिल गया है ना? यस सर। अब हम क्राउन ग्लास वाले रूम में गए। इस रूम में ना अंदर स्लैब्स बनी हुई थी, उनमें आगे बॉक्सेस बने हुए थे। इस बॉक्स में जितने भी प्रिज्म्स हैं उन सब का टॉप एंगल 42 डिग्री है। इसमें सभी जो क्राउन प्रिज्म्स हैं उन सब का एंगल 60 डिग्री है। इसमें 61 डिग्री है, लाइक दिस। हमने ना एक प्रिज्म उठा लिया कहीं से, यहां से। क्राउन ग्लास का जो मैंने प्रिज्म उठाया है मुझे उसका एंगल मिल गया। बताइए ये ठीक है यहां तक सारा? यस सर। यस सर। ये तीन वैल्यूज इसमें पुट की, क्या फाइंड किया? सर फ्लिंट ग्लास का एंगल। फ्लिंट ग्लास वाला जो प्रिज्म मुझे चाहिए उसका एंगल। मान लो एक मिनट के लिए ये एंगल आ गया मेरा 58 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? गो इन दिस रूम, वो बॉक्स फाइंड करो जहां 58 डिग्री वाले प्रिज्म पड़े हुए हैं। उस बॉक्स में से 58 डिग्री वाला प्रिज्म निकालकर बाहर लाओ। कंबाइन टू प्रिज्म्स। कौन कौन से? एक जो आपने यहां से पहले उठाया था शुरुआत में, एक जो अब यहां से लेकर आए हो, और आपका जो काम है वो हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसे एक्ट करेगी कि ये क्या करेगी और क्या नहीं करेगी? जीरो डिविएशन आ जाएगा। हाँ, जीरो डिविएशन करते हुए भी डिस्पर्शन करेगी। क्रॉस क्यों कर दिया गया है इसको? एग्जाम में नहीं लिखना। मतलब आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएगी कि रियलिटी में होगा कैसे, हम करेंगे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में। आगे चलें। इसी तरीके से जैसे हमने डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन किया है, इसी तरीके से कुछ रेयर केसेस में डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन भी चाहिए होती है। ये हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम
न्यूमेरिकल्स करेंगे तो। फ्राउनहोफर लाइंस ये क्या होती हैं? 11th में जब आपने किरचॉफ लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये सब पढ़े थे किसी चैप्टर में, अगर पढ़े थे तो वहां पर आपको एक बात बताई गई होगी कि कोई भी मटेरियल हॉट स्टेट में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को मैक्सिमम एमिट करता है, लैम्डा एम, और वही मटेरियल कोल्ड स्टेट में उन्हीं वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब भी करता है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हारे को रटवा देता हूं ये बात। whenever any material is heated, it emits many radiations, different wavelengths. Out of these, one wavelength is emitted in maximum amount. When this material is in cold state, it absorbs many radiations, different wavelengths, but it absorbs maximum radiations only of those wavelengths which it had emitted when it was hot. गर्म स्टेट में कोई भी मटेरियल जिन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को मैक्सिमम एमिट करता है, कोल्ड स्टेट में उन्हीं को ये मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब भी करता है। क्या ये रूल आपको याद रह पाएगा? यस सर। ठीक है। अब अर्थ पर ब्लैक हमने, बॉडी रेडिएशन वाला ही है ना? हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा था ये। हमने हाइड्रोजन को हीट किया। हाइड्रोजन को जब हमने हीट किया तो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिला। मान लो आपको 3 लाइंस दिखनी चाहिए। हाँ जी, 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 3 लाइनें। यस सर। ठीक है। अब हमने क्या उम्मीद करी कि जैसे हम सबको आज की डेट में पता है कि सन में मेनली हाइड्रोजन है, तो जब हम सन के स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे ऐसा हाइड्रोजन ही का दिखेगा। या मान लो 1 मिनट के लिए सन के स्पेक्ट्रम में 70% पोर्शन ऐसे दिखेगा, तो मैं ये भी अज्यूम कर लूंगा कि सन में 70% हाइड्रोजन है। 68% दिखा तो 68% है, एंड सो ऑन, ये मुझे पता लग जाएगा। बट एक चीज को ध्यान से समझो, सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? एनी आइडिया? 5000 डिग्री सेल्सियस। कोई और? ऑलमोस्ट ठीक है। 5500। हाँ, सन का सरफेस टेम्परेचर 57, 6000 केल्विन है। और सन का सेंट्रल टेम्परेचर मैनी मिलियन डिग्री सेल्सियस। हमारे अर्थ के कंपैरेटिवली ये जो सन का आउटर पार्ट है 5700 डिग्री सी, आयरन, टंगस्टन सब मेल्ट कर जाएंगे। ये टेम्परेचर हमें लगता है एक्सट्रीमली हाई है, बट अंदर वाले मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कंपैरेटिवली ये टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज्यादा कम है। बहुत कम है, ठंडा है, एक्सट्रीम कोल्ड स्टेट है कहा जाए तो। अब जब हम किसी नेसेंट एटम को हीट करते हैं तो वहां से हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये बोहर मॉडल में भी थोड़ा सा मैंने बताया था। जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उसमें से हमें मिलता है बैंड स्पेक्ट्रम। और जब हम प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं, एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट की बात करते हैं, यहां फ्यू लाइंस थी, यहां हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के ग्रुप्स हो गए तो बैंड्स बन गए, या हंड्रेड्स ऑफ बैंड्स, यहां से यहां तक बिलियंस ऑफ लाइंस हैं, तो सारे का सारा स्पेक्ट्रम ही वाइट 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 लाइन से होकर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। स्पेक्ट्रम इज ऑफ 3 टाइप्स,
नेसेंट एटम से लाइन स्पेक्ट्रम, एटम्स कंबाइन हो जाए, मॉलिक्यूल्स बन जाए, कॉम्प्लेक्स एटम्स हो जाए, बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइंस बहुत ज्यादा होती है उनके ग्रुप्स हो जाते हैं। और अगर हमारे पास कोई मटेरियल, चाहे वही मटेरियल यही वाला जिसका लाइन स्पेक्ट्रम में बैंड बन रहा था, वही एक्सट्रीम डेंस स्टेट में हो, एक्सट्रीमली हॉट स्टेट में हो, तो लाइंस का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां से यहां तक अगर 10,000 व्हाइट लाइंस है तो फिर पूरा पोर्शन व्हाइट है, हमें लगेगा कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है। अब मुझे बताइए सन के सेंटर से कौन सा स्पेक्ट्रम निकल रहा है? कंटिन्यूस सर। राइट, क्यों? सेंटर पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वो सारे प्लाज्मा स्टेट में होंगे। प्लाज्मा स्टेट एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली डेंस कंडीशन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इट मीन सन से आने वाली लाइट तो मेरे को ऐसी दिखनी चाहिए, पर किरचॉफ का लॉ कहता है कि आसपास कोल्ड स्टेट है बहुत। कोल्ड स्टेट में कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो सन के स्पेक्ट्रम को देखने पर हमें दिखना तो चाहिए था वो कंटिन्यूअस, बट अर्थ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर 1500 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर हाइड्रोजन जिन रेडिएशंस को मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज कर रही थी, एमिट कर रही थी, सन के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से एब्सॉर्ब हो रहे। वही पर्टिकुलर वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्ब होंगी, और सन का स्पेक्ट्रम हमें ऐसा दिखता है। ये स्पेक्ट्रम हमारा कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पिछली क्लास में हमने बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी थी कि अर्थ पर वेरियस मटेरियल्स को हीट अप करो, उनके स्पेक्ट्रम का डेटाबेस बना लो, स्टार से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम देखो और कंपेयर करो। आज पता लगा बीच में एक पेंच और है। वो क्या है कि अर्थ के मटेरियल्स, वेरियस मटेरियल्स का वेरियस टेम्परेचर पर कौन से स्पेक्ट्रम का डेटाबेस बनाना है हमें? एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रम का। और स्टार्स से आने वाली लाइट का हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा? ऑब्वियसली मिलेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। उन दोनों को कंपेयर करना है। अर्थ वाले स्पेक्ट्रम में जहां व्हाइट लाइंस हैं, जहां लाइट वाली लाइंस हैं, स्टार के स्पेक्ट्रम में वहां पर डार्क लाइंस होंगी। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, और ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा और स्टडी किया था, इसलिए उसके नाम पर इन लाइन को फ्राउनहोफर लाइंस कहा जाता है। क्लियर हो गया ये भी? यस सर। चले आगे। स्फेरिकल सरफेसेस। हमारे पास एक ग्लास का पीस है लाइक दिस। इसमें से अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, आगे बढ़ाऊं उसी कर्वेचर पर, तो इट लुक्स लाइक इट हैज बीन कट फ्रॉम एन इमेजिनरी स्फीयर। इट इज पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर, ऐसा लगता है। तो सर हम इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, सर बोलो बोलो। प्रिज्म का टॉपिक अब खत्म हो गया पूरी तरह? प्रिज्म का पूरी तरह खत्म हो गया, कोई रह गया तो मुझे बता देना, मैं बाद में करवा दूंगा, मेरे हिसाब से खत्म है। स्फेरिकल एक उसमें डेरिवेशन रह गई है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि न्यूमेरिकल में काउंट हो रही है तो इसलिए मैंने उसको यहां छोड़ दिया। ठीक है, आ जाओ इधर। अगर हम किसी सरफेस को एक्सटेंड करें और वो एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट लगे तो हम उसको कहते हैं स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस क्योंकि इसमें कोई पॉलिश तो है नहीं मिरर की तरह, तो इधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स लग रहा है कॉनकेव? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और इधर वाले ऑब्जर्वर को कैसा लगेगा अगर ऑब्जर्वर ग्लास के अंदर खड़ा हुआ है? तो कनकेव। कॉनकेव लगेगा। तो डिसाइड कैसे हो? इसका सॉल्यूशन ये है, ऑब्जर्व फ्रॉम रेयरर मीडियम। तो अगर मैं ऑब्जर्व फ्रॉम रेयरर मीडियम करूं और ये ग्लास है, तो मैं यहां खड़े होकर देखूंगा ये कैसा बल्ज आउट है, ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। ये ग्लास है, यहां खड़े होकर मैंने देखा बल्ज्ड इन है, ये मैं इसको क्या कहूंगा? कॉनकेव। ठीक है, वही बच्चों वाली 8th क्लास वाली बातें। इसके फिजिकल सेंटर पर जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। पोल। उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को
सेंटर ऑफ Center of कर्वेचर curvature. टाइम बीम, इनको जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। Principal. ठीक है ये बातें? Yes, sir. हमें इन दोनों की स्टडी करनी है। हमें किस किस की स्टडी करनी है? कॉन्वेक्स की एंड कनकेव स्फेरिकल सरफेसेस की। ऑप्शंस आर 2। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन डेंसर मीडियम भी हो सकता है, इन रेयरर मीडियम भी हो सकता है। ऑप्शंस आर 2। हमारी इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। ऑप्शंस आर 2। अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो टोटल ऑप्शंस कितनी हो गई? 8. So 6, 6. 8 भाई। कॉन्वेक्स एंड डेंसर, कॉन्वेक्स एंड रेयरर, कनकेव एंड डेंसर, कनकेव एंड रेयरर, ये 2 इंटू 2 4 हुई है। सिमिलरली और आगे बढ़ोगे इन चारों के आगे 2 2 केस तो वो 8 हो जाएंगी टोटल। बट इन 8 में से हमारे सिलेबस में ओनली 4 या 5 हैं, क्योंकि बाकी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। हम पहला जो केस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे। आप क्या चाहोगे? ऑब्जेक्ट को किस में लें, कॉन्वेक्स में या कनकेव? सॉरी, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में लें या रेयरर में लें? Rarer. ऑब्जेक्ट को मैं ग्लास के अंदर रखूं या एयर में रखूं? जल्दी Air जल्दी में. बोलो। एयर में। ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं रेयरर मीडियम में। इमेज रियल चाहोगे पहली बार स्टडी करना फर्स्ट टाइम, या वर्चुअल? Real. रियल। मैं रियल चाहूंगा, रियल। और सरफेस कॉन्वेक्स चाहोगे कनकेव पहली बार? Concave. लेकिन मैं कॉन्वेक्स चाहूंगा। ये हाँ. लेंस है, लेंस लेंस की बात, तो लेंस आगे बढ़ने वाला है, दैट इज मिरर नहीं है। Okay. हाँ. मिरर होता Yes, तो sir. मैं हाँ. कॉन्वेक्स लेंगे। तो इसका मतलब मेरा पहला केस क्या बनने जा रहा है? ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम in front of convex spherical surface and image is real। देखें इसमें वेरियस वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप निकलती है मैथमेटिकली। ये ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये प्रिंसिपल एक्सिस। एजम्पशंस पढ़ लेना। बर्नौली थ्योरम से पहले कितनी एजम्पशन थी, किसी को ध्यान है? 5 6 थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेरिवेशन करने से पहले 8-10 assumptions थी। Each gas is made up of atoms. All the atoms are same in all respect. They differ from other atoms. They are always in continuous motion. During this motion, they collide with each other. They collide with walls of the container. All the collisions are elastic in nature. Between two successive collisions, they travel in straight line path and so on. बड़ी सारी बातें हमने की। इस तरह से इससे पहले कुछ assumptions है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सभी एंगल्स बहुत ही छोटे हैं। रेज हम बिल्कुल पास ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइक दिस। उनको पढ़ लेना, पेपर में इतना लिखने को नहीं आएगा, फिर भी यू शुड नो कि कुछ बेसिक बातें हैं उनको मानकर चल रहे हैं। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये इसका पोल है पी। ऑब्जेक्ट ओ, इस डायग्राम को हाथ से 2 बार बना लेना। ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे यहां गई, इट इज गोइंग इन डेंसर मीडियम। विल इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेयर इज द नॉर्मल? नॉर्मल कहां से आएगा? बोलो भाई बोलो। सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के पर खुद सोचो, ये एक सर्कल था ना पूरा, या स्फीयर था? सी रेडियस के से अलोंग। जो लाइन होगी, हाँ, सी से जो लाइन आएगी वो रेडियस होगी, और रेडियस के अलोंग इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे इधर जाना चाहती थी, बट
ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। अगर तो ये सफिशिएंट बेंड हुई तो ये इसको यहां पर मिलेगी, इस रे को, और इमेज रियल बनेगी। और अगर ये कम मुड़ी तो ये पीछे मिलेगी, वर्चुअल बनेगी, वो अगले डायग्राम में होगा। फिलहाल मैंने क्या माना है कि ये रे सफिशिएंट बेंड हुई है और दूसरी सेंटर वाली रे को इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहां पर एक रियल इमेज बन गई। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई, डायग्राम कैसे बनाया गया है? यस सर। यस सर। तो इंसिडेंट लेंस रे, के अंदर ही बन रही है मतलब। लेंस नहीं, मेरा स्फेरिकल सरफेस के अंदर, स्फेरिकल सरफेस के एक्सटेंडेड ग्लास के अंदर ही बन रही है। ओके। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर। कुछ बातें याद कर लेना, हम हमेशा सभी डायग्राम में यहाँ एम लिखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर कर यहां पर एन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का यहां पर जो एंगल बनेगा हमेशा अल्फा लेना, इमेज पर बीटा लेना और सी पर गामा लेना। तो आपकी एक ही डेरिवेशन के रिजल्ट सीधे सीधे चलते जाएंगे। हाँ जी, बोलो बोलो। सर एम क्या था? एम एक पॉइंट, ये टॉप पॉइंट जहां पर रे उसको मिल रही है, सरफेस को जहां टकराती है उस पॉइंट को एम लेना, परपेंडिकुलरली नीचे एन ले लेना, पी के पास होगा बिल्कुल वो। ऑब्जेक्ट पर अल्फा एंगल, इमेज पर बीटा और सी पर गामा बना लेना। यहां तक सब ठीक है? यस सर। हाँ जी, देखिए जरा, ट्रायंगल एम एन सी, एम एन सी, ये वाली ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स, एम ओ सी लो, सॉरी, एम ओ सी, एम ओ सी, ये ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस सर। एंड यस सर। ट्रायंगल एम आई सी, इधर आओ, एम आई सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। गामा गामा। इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है? यस सर। यस। इट मींस आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये पांचों डेरिवेशन का पहला स्टेप क्या है? किसी तरीके से आई और आर को ढूंढना। एंड बी केयरफुल, आई के लिए आप हमेशा ट्रायंगल कौन सी लोगे? एम ओ सी, और आर के लिए क्या लोगे? एम आई सी। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। एज angles are very small, hence theta can be replaced by sin theta, theta can be replaced by tan theta। जहां मेरी मर्जी है मैं यूज कर सकता हूं, मेरे भी एंगल्स बहुत छोटे हैं, यहां पर सभी में आई को आई रहने दिया, अल्फा की जगह मैंने यूज कर लिया tan अल्फा, गामा की जगह पर tan गामा। सिमिलरली, अच्छा आप ये चीज साइड में करने की अगर नीचे करेंगे तो डेरिवेशन और लंबी हो जाएगी। r इज इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा। ये स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। tan अल्फा की वैल्यू बोल सकते हो, tan अल्फा परपेंडिकुलर एम एन बाय एन ओ, चलेगा? यस सर। आज बहुत बड़ा होमवर्क मिलने जा रहा है। कल की क्लास शाम को 8 बजे ही होगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं वापस आऊंगा तो हर हालत में लूंगा, पर आज बहुत काम है तुम्हारे पास। ये एक डेरिवेशन हो रही है और ऐसी तुम्हारे पास 4 खुद करने को है। डायग्राम मैं समझा दूंगा अभी, वापिस आओ। आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा, tan अल्फा, tan अल्फा यहां पर एम एन बाय एन ओ, एम एन बाय एन ओ, देन इज tan गामा एम एन बाय एन सी, एम एन बाय एन सी। ऑन द अदर हैंड r is equal to tan this plus tan this, back tan gamma mn by nc, mn by nc, then tan बीटा बता सकते हो फटाफट? tan बीटा इस ट्रायंगल में एम एन बाय एन आई।
आई, mn by ni। ठीक है यहां तक। एज yes, n इज वेरी क्लोज टू p, ये n p के बहुत क्लोज है। देखो भाई, शुरू में assumptions में लिखा था एंगल्स छोटे छोटे हैं, अगर तुम ये यहां बनाते एंगल बहुत बड़ा तो n बहुत दूर आता, बट मैंने आपको यहां दिखाया, रियलिटी में मान लो कि मेरा पॉइंट यहां गिर रहा है और ये n बिल्कुल p के साथ में है, तो जो डिस्टेंसेस मैंने n से बोले हैं ऐसे ऐसे कर कर, उन सबको मैं p से बोल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं n c की जगह अप्रोक्सीमेटली p c लिख सकता हूं, yes sir, क्योंकि i बहुत छोटा है, ये वाली रे यहां पर गिर रही है, इस पॉइंट को m लिखा गया है, यहां से बिल्कुल यहां पर n है, तो n तो p के बिल्कुल टच कर रहा है। वो डायग्राम में आपको दिखाने के लिए हमने बड़ा बनाया है। तो ऑल द डिस्टेंसेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन along the principal axis which are measured from n, they can be simply measured from p also। तो जहां पर मुझे no po कर दूंगा, nc pc कर दूंगा, ni pi कर दूंगा। फिर से लिखता हूं मैं वापस, i is equal to and r is equal to, देखो ऊपर वाले डिस्टेंसेस नहीं करने मैंने चेंज, वहां n से ऐसे नहीं करना। चलिए no बोलो क्या बनेगा बिना डायग्राम देखे, no PO nc pc PC, nc pc ni pi। पेपर में ऐसा नहीं करना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक ब्लॉक हमारा इस डेरिवेशन का कंप्लीट हो गया, अब इस चीज का भी आगे यूज होगा। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर। वाई? एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, हेंस साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा। चलेगा? yes sir, ऑल्सो म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो भाई, म्यू टू बाय म्यू वन, ये एयर है, ये ग्लास है, ग्लास और एयर और हर चीज, वाटर, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रिस्पेक्ट से लिया जाना चाहिए आइडियली? air vacuum के रिस्पेक्ट से, वैक्यूम के रिस्पेक्ट से। इट मींस ये जो आपने म्यू टू लिखा है, ये बेसिकली है म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये जो आपने म्यू वन लिखा है, ये है म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं म्यू जीरो ऊपर टू नीचे, ये 0 1 है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको कर सकता हूं 1 0। चलेगा? पढ़ चुके हैं yes इसी sir, चैप्टर में। मैं इसको आगे पीछे लिखता हूं 1 0 0 2। अब आप फटाफट बताओ भाई क्या बना? 1 0 0 2 1 2 1 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, अंदर वाले मटेरियल का सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से। यही तो हमें चाहिए। तुम बात जब यही चाहिए, एक इसी की जरूरत है, तुम इसको क्यों म्यू वन टू लिखो? लेट इट बी सिंपली म्यू। बेसिकली यहां पर मैंने जो म्यू लिखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर मटेरियल ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मटेरियल एयर है, और वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा। आराम से देखना, इसको क्रॉस कर दिया गया है, मींस ये पोर्शन पेपर में नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है खुद। फ्रॉम दिस एंड दिस क्या मिला? राइट? क्रॉस yes sir, मल्टीप्लाई करो, म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ब्लॉक नंबर 2 खत्म हुआ। एनी आइडिया आगे क्या होने वाला है? बस डेरिवेशन इज ओवर। अगर आपको एक स्टेप बता दो खुद की क्या करना है मुझे आगे। ऊपर से आई और आर लिखना है, ऊपर से आई और आर की वैल्यूज को पुट करना है। म्यू वन इंटू आई एम एन बाय पी ओ प्लस एम एन बाय पी सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर एम एन बाय पी सी प्लस एम एन बाय पी आई।
अगला स्टेप आप सजेस्ट करो। एम एन कॉमन। एम एन कॉमन लेकर दोनों तरफ से कैंसिल और म्यू अंदर चला जाएगा। म्यू 1/PO प्लस म्यू 1/PC म्यू 2/PC प्लस म्यू 2/PI। बड़ा फ्लो में सब कुछ चल रहा है और मजा भी बड़ा आ रहा है क्योंकि टीचर कर रहा है। जब अपने हाथ से करोगे कम से कम 2 बार इसको कर लेना, एक बार देखकर और एक बार बिना देखे, ताकि पेपर में अगर ये आ जाए तो आपको 3, 5 जो भी मार्क्स है पूरे पूरे फ्री के मिल जाएं। क्योंकि एज इट इज करनी है आपने, आज भी 10 साल बाद भी करेगा कोई तो एज इट इज ही करेगा। पीसी वाली चीजें एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ, वो पीआई वाली इधर से इधर ले आते हैं। म्यू 1/PO माइनस म्यू 2/PI। म्यू 1 डेट नहीं डाली, म्यू 1/PO माइनस म्यू 2/PI। सामने है म्यू 2/PC माइनस म्यू 1/PC। ठीक है, पूरी इक्वेशन Yes, को sir. डिवाइड कर दो विद म्यू 1। यहां बन जाएगा 1/PO। म्यू 2/म्यू 1 क्या बनेगा? म्यू। म्यू म्यू बाय PI म्यू 2/म्यू 1 म्यू बाय PC माइनस 1/PC। 1/PO माइनस म्यू बाय PI इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/PC। ठीक है यहां तक? यस यस सर। एक बार शुरू से लेकर एंड तक चेक कर लें क्या क्या किया हमने इस डेरिवेशन में। डायग्राम में समझ सर में आ यही गया था ये? फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल। इसमें अब हम चाहे तो यू और वी, पी से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ओ आई आर, ये सब पुट भी कर सकते हैं। मेन रिजल्ट हमारा का यही है। न्यूमेरिकल में आप इनमें से कोई भी कहीं से भी यूज कर सकते हो। ये आपकी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल, ये कौन बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे अंदर जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और नॉर्मल कहां से आया? सी से। ये रेडियस। इनके बीच में एंगल आर हो गया। ऑब्जेक्ट पर अल्फा, इमेज पर बीटा और सी पर गामा। इंसिडेंट रे नॉर्मल में आई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल में एंगल आर। कोई मिस्टेक ना हो जाए ना जैसे पिछली बार हो गई थी। अब पहली बार ट्रायंगल हमेशा सारे डायग्राम में, मैं एक डायग्राम अभी और बना रहा हूं, कौन सा लेना है? MOC और फिर अगली बार MIC। MOC में एक्सटीरियर एंगल है आई, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। इस ट्रायंगल में MIC में एक्सटीरियर एंगल है गामा, गामा इज आर प्लस बीटा, आर हो गया गामा माइनस बीटा। हिसाब से तो एक स्टेप ये भी है। फिर इन सब अल्फा गामा गामा बीटा इन सब की जगह पर tan लिख दिए क्योंकि एंगल बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है ये स्टेप। उसके बाद tan की जगह पर परपेंडिकुलर बेस अपनी सारी वैल्यूज पुट की हैं। फिर उसके बाद जो डिस्टेंसेस n से मेजर हुए हैं उनको p से लगा दिया गया है। ये ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, r tan गामा माइनस tan बीटा था, r tan गामा माइनस tan बीटा था। ठीक है, अभी आगे एक साइन कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा। इट्स ओके, ठीक चल रहे हैं यस यहाँ सर। तक? बहुत ही अच्छा हो गया। पता नहीं कहां से इंट्यूशन हुई कि दोबारा तुम्हें करवा दूं, और करते करते एक साइन की मिस्टेक भी पता लगी। ये सब ठीक है। NO को PO, NC को PC एंड सो ऑन लिखते और एक ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। दूसरा, म्यू साइन आई बाय साइन आर होता है। एंगल्स बहुत छोटे हैं, साइन को कोरस्पॉन्डिंगली साइन आई को आई से, साइन आर को आर से रिप्लेस कर दिया। ये थोड़ा पंगे वाला काम था, मैंने फिर भी तुम्हें समझाया। बेसिकली हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, इसकी रिस्पेक्ट से, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। म्यू के नीचे 2 और ऊपर 1 चाहिए, और क्योंकि वही इकलौता यूज होना तो मैं उसको म्यू कहूंगा। पर ये म्यू किसको किससे कर कर आएगा? आप इन शॉर्ट ये भी कर सकते हो। रुको मैं यहां लिख देता हूं तुम्हारे को आगे के लिए। अगर कहीं पर तुम्हें ये दिया जाए म्यू नीचे ए है ऊपर पी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो?
म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू पी। और ये ए और पी किसकी रिस्पेक्ट से हैं? दोनों स्टैंडर्ड मटेरियल वैक्यूम की रिस्पेक्ट से। म्यू नीचे 3 है, ऊपर 7 है, बताओ भाई सामने क्या लिखूं? 3/7। म्यू 3 बाय म्यू 7। और ये 3 किसकी रिस्पेक्ट से है? खुद स्टैंडर्ड सर मटेरियल वैक्यूम, स्टैंडर्ड वैक्यूम, मटेरियल। हाँ वैक्यूम। ठीक है, हमने ये किया, म्यू इज म्यू 2 बाय म्यू 1, इन दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया? आई और आर की वैल्यू लिखी। एक मिस्टेक चल रही है, उसको भी रेक्टिफाई करते चलो। एम एन बाय पी सी, एम एन बाय पी आई के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। यहां पर कौन सा साइन है? माइनस का। अगले स्टेप में आपने एम एन को यहां से हटवा दिया। बताओ अगला स्टेप क्या है? इससे नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? इससे नेक्स्ट स्टेप पीसी वाले दोनों एक तरफ, म्यू 1 बाय पीओ प्लस म्यू 2 बाय पी आई, वो माइनस लगा हुआ है वहां पे, प्लस म्यू 2 बाय पी आई, सामने म्यू 2 बाय पीसी माइनस म्यू 1 बाय पीसी। ठीक है, मोर ओवर ये प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, 1 बाय पीओ ये प्लस हुआ है। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन हुई। इसमें से न्यूमेरिकल के लिए आप ये रिजल्ट याद रख रहे हो, बट बी केयरफुल, एक डेरिवेशन होनी है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें सडनली तुम्हें कहा जाएगा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में कॉन्वेक्स के सामने है और इमेज रियल है, तो हमें पता है कि वी कैन राइट दिस, हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन rarer medium in front of convex spherical surface and image formed is real, we know that this happens। तो ये this happens suddenly यहां से उठ के वहां चला जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस यस सर। सर, तो अब फिर मुझे मतलब ये वाला रिजल्ट याद रखना है ये रिजल्ट तो आपने न्यूमेरिकल के लिए याद नहीं रखना, न्यूमेरिकल के लिए तो ये या इससे अगला याद रखना है, बट लेंस मेकर फार्मूला के लिए आपको इसको याद रखना है। को बड़ा इशू नहीं है, जब वहां भी दो बार यूज होना है, अपने आप रट जाएगा। अब अगर तुम चाहो तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? ये यहां से देखो, जो 9th-10th में किया था, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू यू। और देखो ऑब्जेक्ट ये है, इंसिडेंट रेज इधर जा रही हैं, तुम वर्ड बोल रहे हो पीओ, तो इसको यू लू या माइनस यू लू? माइनस। माइनस यू। तो मैं लिख सकता हूं 1/-यू प्लस म्यू बाय, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v होता है और ये इधर को है, क्या लिखूं यहां पर? वी पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v होता है ना, यस सर। और ये है मेरा यहां पर पी आई इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, सो इट इज पॉजिटिव। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस नहीं लिखते, भाई वी और प्लस वी में कोई फर्क नहीं, ये प्लस इंडिकेटर है किस बात का? कि तुमने साइन कन्वेंशन को ध्यान दिया है। म्यू -1 पी सी, पोल से लेकर उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर, प्लस आर। तो आपका फार्मूला बन गया -1/u प्लस म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू -1/r। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए इसको याद रखना है। सर ये किस चीज के लिए है? जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा और उसकी इमेज की बात होगी, बड़े सारे के, फॉर एग्जांपल सुनो, एक मिनट एक बात सुनो, ये एक पेपर वेट है, देखा होगा कि इन लोगों ने सर्कुलर सा पेपर वेट होता है ग्लास का बना हुआ, यस सर। उसके अंदर बड़े बड़े डिजाइन बने हुए होते हैं। इसके अंदर आपने ये देखा कि यहां पर एक बबल मुझे दिख रहा है एंड इट लुक्स एज इफ इट इज 3 सेंटीमीटर इनसाइड। तो मुझे बताओ, तुम्हें लग रहा है बबल 3 सेंटीमीटर इनसाइड है, कि एक्चुअल में वो 3 सेंटीमीटर इनसाइड होगा या कहीं और होगा? यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट और इमेज? इमेज। यू आर गेटिंग इमेज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है कहीं और होने के। तुम्हें ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, दैट इज तुम्हें, सॉरी, तुम्हें इमेज के बारे में पता है, दैट इज तुम्हें वी पता है मेरे न्यूमेरिकल में। ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है या कॉनकेव है? ये ग्लास है, बाहर एयर है, ऑब्जर्वर को
हमेशा कहाँ मानकर चलना है? रेयरर में। ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? कन्वेक्स ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। उसके बाद ये इमेज आपको रियलिटी में दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही। अच्छा, अभी इसको 1 मिनट के लिए, ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, खैर रियल इमेज है, मैं इसको 1 मिनट के लिए मानकर चल रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? डेंसर में है, रेयरर में है? डेंसर। ऑब्जेक्ट इन डेंसर में है। तो इनको मिलाता हुआ उन 8 में से हमारा कोई एक केस होगा या नहीं होगा? यस Yes. होगा। उस केस का ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला में मैं इसका डायमीटर कैलकुलेट करके आर लिख दूंगा, हाफ कर। मुझे पता है ये कौन से ग्लास का बना हुआ है, मैं उसका म्यू पुट कर दूंगा। मुझे इमेज इतने डिस्टेंस पे दिख रही है, पुट कर दूंगा, तो मुझे कौन मिलेगा कि एक्चुअल में वो डॉट अंदर किस पोजीशन पर लोकेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा कहाँ यूज होगा। Yes, sir. यस सर। 7। अब हम इसी का दूसरा केस लेते हैं। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, वही पहले वाला ही। ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, पहले वाला ही। बट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। देन फाइंड द रिलेशन। अब यहां थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली घर पर काम करना है, क्योंकि अगर तुम पहली बार पेपर में करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। मैंने पिछला डायग्राम ऐसे किया, इस केस में मेरी इमेज इधर बननी है, मुझे ध्यान रखना है कि मेरे को ये ऐसे करना है, इधर स्पेस रखना है इस साइड। तो अगर आप पहली बार पेपर में करोगे तो फंस जाओगे, एक डायग्राम काटना भी पड़ सकता है तुम्हें। ये पॉइंट P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे चली, इंसिडेंट रे। ये इस पॉइंट का नाम क्या होने जा रहा है? एम। M. इसको मैंने C से ज्वाइन किया। पर नौदीप कभी कभी बोल दिया करो, बीच में शर्माते क्यों तुम इतना? Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट M बन गया मेरा। अब ये रे ऐसे सीधा जाने की जगह नॉर्मल की तरफ मुड़ी, बट ये ग्लास ना एक्सट्रीम डेंसर नहीं था, ये बहुत ज्यादा नहीं मुड़ी, ये ना सिर्फ थोड़ा सा बेंड हुई। बेंड अभी भी देख लो नॉर्मल की तरफ हुई है। नाउ ये वाली रे और ये जो सीधी जा रही है, इन दोनों के बीच का गैप इंक्रीज होता जा रहा है। दे विल नेवर मीट, बट ऑन इंक्रीजिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन they seem to be meeting at this point where virtual image is formed. सब बाकी पुरानी बातें। M से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वो N, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ध्यान से देखो, ये कौन सी रे है? ये रिफ्रैक्टेड। Refracted. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला एंगल R। एक डेरिवेशन में एक दिन हमने एंगल R ऊपर नीचे कर दिया था, कितना चक्कर पड़ गया था, थोड़ा ध्यान देना है हमें। नाउ ऑब्जेक्ट पर एंगल लेना अल्फा, इमेज पर एंगल लेना बीटा, सी पर एंगल लेना गामा। सबसे पहले लिखना ट्रायंगल MOC, दूसरी साइड पर लिखना ट्रायंगल MIC। आ जाओ फटाफट। MOC एक्सटीरियर एंगल, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। थोड़ा ध्यान से, ट्रायंगल MIC, MIC एक्सटीरियर एंगल कौन सा? आर R है इक्वल exterior Gamma angle, plus beta. गामा प्लस बीटा। बस tan पुट कर देना, दिस अपॉन दिस पुट कर देना, इधर वाले डिस्टेंसेस को n वालों को p से मेजर करवा लेना। म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, म्यू इज इक्वल टू I बाय R, म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। दोनों को इक्वेट किया, म्यू वन इंटू आई इंटू म्यू टू इंटू आर, वो जो भी बना, फिर उसमें आई और आर की वो वैल्यूज पुट करना, एंड सो ऑन। आगे चलते चल, बाकी डेरिवेशन सेम है। ये कंप्लीट दिस डेरिवेशन एंड
अदर 2, 3 उनके डायग्राम भी देख लेना। मेन कहानी आती है रिजल्ट्स पर। देखो भाई, इसके जहां तक रिजल्ट्स की बात है, लास्ट में तुम्हें ये रिजल्ट याद करने को कहा गया था, क्या था? μ1/PO प्लस μ2/PI, इसमें आएगा -μ2/PI इज इक्वल टू सामने सेम μ2 - μ1/PC, μ2 - μ1/PC आएगा। पर जब तुम वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर तो फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि अब की बार, पिछली बार तुम्हारा जो PI था वो पॉजिटिव था, अब की बार PI नेगेटिव हो जाएगा। उस कारण से मॉडिफिकेशन होकर फाइनल लाइन का रिजल्ट वही आएगा, बट ये रिजल्ट हमें यहां माइनस के साथ मिलेगा। और लेंस मेकर्स फार्मूला में ये यूज होगा। क्या आप इसको दोबारा से याद करोगे या सिर्फ इतना याद करोगे कि पिछले वाले में यहाँ पे एक माइनस लगाना है? पिछले वाले में बस माइनस लगाना। तो ये ऐसा घबरा नहीं जानना कि इतने सारे रिजल्ट्स हैं, केवल यही दो चाहिए हमारे को, और उन दो में से हमें एक ही चाहिए। μ1/PO प्लस μ2/PI इज इक्वल टू μ2 - μ1/PC। और दूसरी बार जब उसी केस में इमेज वर्चुअल बनती है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगली क्लास में हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला और ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर खाली इंस्ट्रूमेंट्स रह जाएंगे। कल कोशिश करूंगा, नहीं हुई तो वेंसडे को तो होनी है, ट्यूसडे को करूंगा मैं। आज बहुत ज्यादा होमवर्क है तुम्हारे पास, बहुत ही ज्यादा। इवन शायद मैं कल क्लास लूं तो तुम में से कोई कह भी सकते कि आज क्लास रहने दो, इतना ज्यादा है। आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट करनी है, पुराना सारा कवर करना है, और 3 नई डेरिवेशंस भी करनी है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो फिर कल चलो, क्लास कितने रात को ही होगी ना? कल रात को अगर होगी तो लेट नाइट, जो मैक्सिमम लेट हो सका उतने रात को होगी। एक काम कर देना, मुझे अपना शेड्यूल डाल देना शाम को 5 बजे के बाद का, अभी डाल देना, या कल दोपहर तक डाल देना। सर 7 बजे तक थोड़ा बिजी रहेगा, 7-8 नहीं बजे नहीं, तक। मुझे मत बताओ ना, यहाँ मुझे अब 10 मिनट बाद कुछ याद नहीं रखा। आप शाम को 5 बजे बाद का अपना सारा शेड्यूल कल दोपहर 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो उसके अंदर लिख देना। अगर उनमें से कोई सबसेट निकालकर एम्प्टी मिला मेरे को, तो मैं फिर उसका आपको वो टाइम दे दूंगा। ठीक है? ओके सर। कल भी मैंने लेनी थी क्लास, बट एक ही पर्सन मनन ने खाली ओके किया था, बाकी किसी ने मैसेज ही नहीं किया, इसलिए मैं नहीं ले पाया। चलो मिलते हैं कल। टेस्ट रह गया तो जमा करवा देना आज ही।